गरीब साइकिल ढाबे वाली बहू की अमीर सहेली। नैना और अमृता बहुत ही पक्की सहेली थी। आज के जमाने में कहा जाए तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थीं। अगर दोनों में से कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती थी तो दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। उनके बीच अमीर और गरीब की दीवार बिल्कुल नहीं थी। बचपन से लेकर 12वीं तक दोनों साथ पढ़े हैं और अब एक ही कॉलेज में साथ आया जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन नैना और अमृता को क्लब जाना था, पर नैना के पास कपड़े नहीं होते हैं। अरे नैना, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? सब हमारा वेट कर रहे होंगे, चल ना। कैसे चलूं? तू तो जानती है मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं हमेशा एक ही कपड़े बार बार पार्टीज में पहनती हूँ, मेरा मजाक बन जाएगा, मैं नहीं जाना चाहती। देख, तुझे मेरे होते हुए भी इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पर इतनी सारी ड्रेस है, कोई सी भी पहन ले और बेझिझक मांग लिया कर। ठीक है यार। तभी नैना अपनी अमीर सहेली अमृता की बात मानकर उसकी ड्रेस पहनकर उसके साथ पार्टी में जाकर एंजॉय करती है। लेकिन उसकी कॉलेज की कुछ लड़कियां उसकी ड्रेस देखकर टॉन्ट मारने लगती हैं। ओहो, जस्ट लुक एट दिस गर्ल, इस गरीब के पास इतने अच्छे कपड़े कैसे आए? सूट सलवार पहनकर आती थी, आज क्या हो गया? अरे ये भी भला कोई सरप्राइज वाली बात है क्या? तुझे पता तो है अमीर अमृता इसकी सहेली है, दिलाती होगी कोई महंगी सी ड्रेस। सही है, ये गरीब लोग अमीर लोगों का ऐसे ही फायदा उठाते हैं। देखो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप सब कुछ सुन लूंगी। अपनी जुबान को लगाम दो, और जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नैना ने बिल्कुल ठीक कहा है। और तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, कुछ भी करें तुम्हें क्या, जल कुकड़ी कहीं की। Whatever, let's go सपना। ये कहकर सभी फिर से पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। अगले दिन दोनों साथ में कॉलेज आती हैं, कैंटीन में एक साथ खाती हैं। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद जब दोनों घर जाती हैं तभी अमृता की मॉम माया का कॉल आता है। अरे बेटा, मुझे कुछ काम है, तू घर पर जल्दी आ जा। एज सून एज पॉसिबल, तेरे लिए ड्राइवर को भेज दिया। ओके ओके मॉम, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ अमृता, आंटी क्या कह रही हैं? वो मॉम को कुछ काम है ना, तो मुझे घर जल्दी जाना है। लो, ड्राइवर अंकल भी आ गए। डोंट वरी, मैं घर अपने आप चली जाऊंगी, तो मेरी चिंता मत करना। वैसे भी रोज तो हम साथ होते हैं। अरे तू मेरे साथ आ जा, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। डोंट वरी यार, आई विल मैनेज। तभी ड्राइवर आवाज लगाता है। फिर अमृता अपनी कार में बैठकर चली जाती है। वहीं नैना भी अकेले अकेले घर जाने लगती है कि बीच रास्ते में दो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। ओए होए मेरी रसमलाई, क्या माल लग रही है, कहाँ जा रही है? ओ मेरी जोरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोककर मेरा हाथ पकड़ने की? देखो, हट जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जान, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बुरी कैसे हो सकती हो? छोड़ो मुझे, आई सेड लीव मी अलोन। ऐसा बोलकर नैना गुंजा को एक थप्पड़ मार देती है तो दोनों और बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी देर होने के कारण नैना की माँ रेखा उसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है और चप्पलों से मार मार कर उन दोनों को भगा देती है। अपनी बेटी को घर ले आती है, जहां उसकी बेटी उसके गले लगकर बहुत रोती है। पिता जोगिंदर को ये बात पता चलने पर वो कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसे पढ़ाई करने के लिए और नहीं भेजूंगा। मैं इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मेरी इतनी जल्दी शादी मत करवाइए। माँ, पिताजी को कुछ बोलिए ना। नैना की बात सुनकर जोगिंदर साफ मना करके उसकी शादी जल्द से जल्द एक गरीब परिवार में मोहित नाम के लड़के से करवा देते हैं। तभी विदाई के मौके पर अमृता भागती हुई अपनी सहेली के पास आती है और गले लगकर कहती है, ये क्या, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। खैर नैना, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती, हमेशा हम साथ रहे हैं। हाँ, पर इस बार अलग होना पड़ेगा। अच्छा, तू अपना ख्याल रखना, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नैना सबसे विदा लेकर अपने ससुराल चली जाती है। वहीं अमृता पढ़ाई करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ दिनों में नैना ने अपने गरीब ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन धीरे धीरे पैसों की किल्लत होने लग गई। दरअसल पति मोहित का काम ठप पड़ गया था। फिर एक दिन नैना अपनी सास नम्रता से कहती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, मोहित जी का काम चल नहीं रहा है तो हम खाने पीने से संबंधित काम खोल लेते हैं। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन काम खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए। सब्जी, आटा, तेल, गैस, चूल्हा, और पैसे लगेंगे इसमें। मैं किसी से मदद मांगता हूँ। तभी पड़ोसी विराज आकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सारा सामान लेकर बदले में मेरी एक शर्त है।
इसका जो प्रॉफिट होगा उसे मैं रख लूंगा और तुम्हें खाना बनाने की तनख्वाह दे दूंगा और खाना साइकिल पर बेचना। बोलो मंजूर है? जी भाई साहब, हमें मंजूर है, ना करने का विकल्प ही नहीं है हम पर। तुम्हें अपनी साइकिल के ढाबे पर जितना खाना बनाना है उतने मुझसे पैसे ले जाओ। ये सुनकर नैना और मोहित विराज से पैसे लेकर अपने साइकिल ढाबे के लिए राशन ले आते हैं और खाना बनाकर 4 सब्जी, चावल और रोटी को किसी तरह साइकिल पर लगा लेते हैं। फिर नैना गली गली जाकर बेचने लगती है। आइए आइए, मेरे साइकिल के ढाबे पर आकर स्वादिष्ट खाना खाइए। तड़के वाली दाल, घी की रोटी, जीरे वाले चावल और आलू टमाटर सलाद संग ककड़ी लीजिए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। अरे, आपके खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और इतना सब 30 रुपए में। जरा मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। लीजिए, खाइए और बताइए कैसा बना है। अरे वाह, इतना अच्छा, स्वादिष्ट और सस्ता खाना तो मैंने कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा है। इस तरह पहले दिन ही नैना का साइकिल ढाबा अच्छी कमाई कर लेता है। सारी मेहनत नैना की होने के बाद उसे जो पैसे मिलते हैं वो सारा विराज लेकर सिर्फ उसे 3000 की तनख्वाह दिया करता था। धीरे धीरे नैना के ससुराल की कुछ हद तक गरीबी मिटने लगती है, लेकिन अभी भी बिजली का बिल, घर का बिल, पूरा राशन लाने में कठिनाई आती थी। ऐसे एक दिन नैना आवाज लगाकर साइकिल ढाबे का खाना बेच रही थी कि गाड़ी में बैठे हुए उसकी अजीज दोस्त अमृता उसे देख लेती है और गाड़ी से जब उतरती है तो ड्राइवर उसका पर्स पकड़कर उसे धूप से बचाने के लिए छतरी खोलता है कि तभी अमृता नैना से कहती है, नैना, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? तू ऐसे गली गली घूमकर खाना क्यों बेच रही है? अमृता, तू यहाँ पर अचानक कैसे? यार, मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। अच्छा हुआ तू आ गई। यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा, तू घर चल। तभी नैना अमृता को अपनी साइकिल चलाते चलाते ससुराल तक ले आती है, जहाँ उसकी सास, पति और नैना अमृता की खातिरदारी करते हैं। उसके सामने कोल्ड ड्रिंक और चाट पकौड़ी रखते हैं। अमृता, सोच क्या रही है? खा लेना यार। मैं खा लूंगी यार, पर मुझे ये बता तू कैसी है और ये क्या हाल बनाया हुआ है? जीजू, आप काम नहीं करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम करते हैं, लेकिन उनका काम अभी बंद हो गया है, इसलिए मैंने ये काम करने की सोची। पर खुद का काम नहीं है, थोड़ा बहुत गुजारा करने के लिए मैंने मजबूरी में ये काम करना ठीक समझा। पर तू अचानक कैसे? भूल गई ना? तुझे इतना भी याद नहीं ना? पागल, आज तेरा जन्मदिन है और मैं तुझे सरप्राइज देने आई थी, पर तूने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। यहाँ कोई तेरा बर्थडे नहीं मनाता क्या? साली साहिबा, मैंने तो इसे बहुत बोला, लेकिन इसने कभी अपना जन्मदिन मनाने नहीं दिया। पर अब तुम हो नैना, जरूर मनाएगी। हाँ बिल्कुल बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना नैना, तेरा जन्मदिन भी स्पेशल बना दूंगी। और तुझे किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। तू अपना खुद का बिजनेस चलाना, मैं तुझे पैसे दूंगी। पर यार, मैं तेरे पैसे, मैं जानती हूँ तू बहुत खुददार है, इसलिए जब पैसे हों तब लौटा देना। अब केक काटे, देख मैं तेरे लिए कितने सारे तोहफे लाई हूँ। अरे पागल, मेरे लिए तो बस तेरा प्यार ही काफी है। खैर, शुक्रिया मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। तभी घर के सभी सदस्य नैना को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देकर उसका केक कटवाते हैं और उसे तोहफे देकर नाच गाना करने लगते हैं। वहीं सेलिब्रेशन के बाद अमृता नैना को उसके घर की दिक्कतों को देखकर नया बिजनेस खोलने के लिए पैसे देती है, जिसके बाद वो अपना ढाबा खोलकर चलाती है, जिससे धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बेहतर हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। संजीत अपने माता पिता के साथ प्रियंका के घर पर बैठा होता है, जहां वह अपने रिश्ते की बात करने के लिए आया होता है। इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले मैं एक बार अपनी होने वाली पत्नी से मुलाकात करूँ और उससे बात करूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम हमारी बिटिया से बात करना चाहते हो तो जाओ, हमारी बिटिया उस कमरे में बैठी है, तुम जाकर वहां आराम से बात कर सकती हो। प्रकाश की बात सुनकर संजीत कमरे में चला जाता है, जिसके बाद वो वहां पर बैठी हुई प्रियंका को देखता है। उसे देखते ही वो बहुत खुश होता है, क्योंकि प्रियंका बहुत सुंदर होती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ऐसा सोचने के बाद संजीत उससे कहता है, क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है तुम्हारे साथ? संजीत के ऐसा कहने पर प्रियंका अपनी गर्दन हिलाती है। चलो अच्छी बात है, क्या मैं तुम्हें पसंद आया हूँ? प्रियंका फिर से गर्दन हिलाती है। लगता है तुम मुझसे शर्मा रही हो। अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोल सकती हो। कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? प्रियंका फिर से अपनी गर्दन हिला देती है। लगता है कुछ ज्यादा ही शर्मीली है।
लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ही तो लड़की मुझे चाहिए जो मेरे घर को संभाल सके और ज्यादा जवाब न दे। तभी अचानक से प्रियंका के सर से उसका पल्लू गिर जाता है और उसके सोने के जैसे सुनहरे बाल चमकने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या सच में तुम्हारे सोने के सुनहरे बाल हैं? ये सुनते ही प्रियंका फटाफट अपने सर पर पल्लू रख लेती है, जिसके बाद संजीत बाहर आ जाता है और वो रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में संजीत और प्रियंका की शादी हो जाती है और संजीत अपनी पत्नी प्रियंका को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। कल्याणी के कहने पर उसकी बहू अंदर आ जाती है, जिसके बाद कल्याणी उससे कहती है, देखो बहू, हम लोग बहुत गरीब हैं, रसोई में तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिले उससे हम सभी के लिए मीठे में बना कर ले आओ, ताकि तुम्हारी रसोई की रस्म पूरी हो जाए। कल्याणी के कहने पर उसकी बहू गर्दन हिलाती है और रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो रसोई का पर्दा लगा देती है और अंदर सभी के लिए मीठे में कुछ बनाना शुरू कर देती है। रसोई का पर्दा लगा हुआ देख कल्याणी अपने बेटे संजीत से कहती है, मैंने पहली बार किसी को पर्दा लगाते हुए खाना बनाते देखा है। आखिर बहू अंदर कर क्या रही है जो इतना समय लगा रही है? ओहो माँ, आप भी ना, अब वो बना रही है तो बनाने दीजिए। अगर आप इस तरह बहू के काम में ताका झांकी करेंगे तो उसे कैसा लगेगा? संजीत की बात मानकर कल्याणी पर्दा हटाकर देखती ही नहीं और चुपचाप जाकर एक तरफ बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद प्रियंका रसोई का पर्दा खोल देती है और बाहर अच्छे अच्छे पकवान ला कर रख देती है, जिसे देखकर कल्याणी हैरान रह जाती है। लेकिन इतने सारे बढ़िया बढ़िया पकवान, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। ये सारे पकवान आए कहाँ से घर में? इतना तो राशन भी नहीं था। अरे मैं तो कहता हूँ कल्याणी, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अब सामने तुम्हारे इतना अच्छा अच्छा बढ़िया पकवान रखा है और तुम अभी भी गुठलियाँ गिनने में लगी हुई हो। कहा तो आपने बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि राशन कहाँ से आया और ये खाना बना कैसे। संजीत भी स्वादिष्ट खाना देखकर खाने लगता है, तो वहीं उसके पिता भी खाना खाने लगते हैं। उन दोनों को देख कल्याणी भी स्वादिष्ट खाना खाकर अपनी बहू की तारीफ करने लगती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ओहो माँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहने के बाद संजीत वहां से चला जाता है, जिसके बाद कल्याणी इसी में उलझ कर रह जाती है। दूसरी तरफ प्रियंका किसी से कुछ भी कहती ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो हमेशा इसी प्रकार से सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती रहती। एक दिन कल्याणी एक प्लान बनाती है। आज रसोई में कुछ भी नहीं है, एक दाना तक नहीं है। देखती हूँ बहू कैसे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। कुछ ही देर में प्रियंका रसोई में जाती है और रसोई का पर्दा लगा लेती है। जैसे ही वह रसोई में जाती है, कल्याणी पर्दे से हल्का सा झांक कर अंदर देखती है, जहां पर वह प्रियंका को अपने कुछ बालों को काटते हुए देखती है। जिसके बाद प्रियंका खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। कल्याणी उसका पीछा करती है। प्रियंका अपने बालों को सुनार की दुकान पर बेचकर उन पैसों से खाने का राशन लेकर आती है और वापस आकर रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन उसके बाद कल्याणी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये मेरी बहू है या फिर कोई एलियन? कल्याणी की बहू के नॉर्मल हाथ अचानक से लंबे हाथ हो जाते हैं, तो वहीं उसकी जुबान छोटी से बहुत बड़ी हो जाती है और वह अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके और अपनी लंबी जुबान से खाना बना रही होती है। ये देखकर कल्याणी को वहीं चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब कल्याणी को होश आता है, कहाँ है मेरी जादुई बहू? कहाँ है? अरे ये रही। अरे कौन है तू? कहाँ से आई है? और तेरे इतने लंबे लंबे हाथ और इतनी लंबी जुबान कैसे हो गई? तेरे सर पर तो सोने के बाल भी हैं। जैसे ही प्रियंका बोलती है, उसकी जुबान निकलकर लंबी हो जाती है और वो परिवार के सभी लोगों से कहती है, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई लड़की हूँ। मेरे सर पर सोने के बाल उगते हैं, मेरे हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं और मेरी जुबान तो पैदाइशी लंबी है। ये सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन भाभी, आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरे माता पिता ने जिन्हें भी मेरे जादुई होने के बारे में बताया, उन्होंने मुझसे रिश्ता ही नहीं किया। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे मना किया था कि मैं किसी को इसके बारे में ना बताऊं। ऐसा कहकर प्रियंका रोने लगती है और प्रियंका की बातें सुनकर थोड़ी देर तो घर के सभी सदस्य सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी संजीत कहता है,
तुम्हारे लंबे हाथ और लंबी जुबान है तो क्या हुआ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम जैसी भी हो मेरी पत्नी हो और मुझे तुम स्वीकार हो। ये सुनते ही कल्याणी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हें एलियन बोल दिया था, जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। तुम जैसी भी हो मेरी बहू हो और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बहू, तुमने बताया नहीं तुम जादुई कैसे हो गई? क्योंकि मैं ग्रहण वाले दिन पैदा हुई थी, मेरा बचना नामुमकिन था, लेकिन मेरी माँ ने देवी माँ की पूजा की थी। देवी माँ प्रसन्न तो हुई थी, लेकिन मेरे ऊपर ग्रहण लग चुका था। उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया ताकि मैं इस जीवन को जी सकूं। प्रियंका की बात सुनकर घर के सभी सदस्य उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद प्रियंका अपने जादुई लंबे हाथ और जुबान से अपने घर के सारे काम करती है और यहाँ तक कि सोने के बालों की मदद से वह अपने गरीब ससुराल वालों की बहुत मदद करती है, जिसके चलते धीरे धीरे उसके घर के सभी परेशानियां ठीक हो जाती हैं और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।